ये 2.8 में फिर से बता देता हूँ आपको। 2.8 में हमने क्या कहा था कि क्रिकेट बॉल हिट्स वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है इसको ऊपर की तरफ, और जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल अपवर्ड जा रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी। जबकि कह रहे हैं इट रिटर्न्स द ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, यानी कि 3 सेकंड ऊपर जाने में लगता है और 3 सेकंड नीचे आने में लगता है। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट पहले कितनी रीच करेगी, यानी कि ये कितनी हाइट तक पहुंचेगी, यानी कि ये डिस्टेंस मुझे बताना है, हाइट का डिस्टेंस एच। तो बताइए जब बॉल को थ्रो किया जा रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म था कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी ऊपर पहुंचते पहुंचते, जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस वाले केस में इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपके पास जो नोन वैल्यूज हैं वो ये है, टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फाइनल वेलोसिटी। तो बताइए कि मुझे क्या मालूम करना है, एच मालूम करना है, हाइट सर। हाइट मालूम करनी है। ठीक है, अब हाइट मालूम करने के लिए जो दोनों फॉर्मूला है उसमें वी एफ और वी आई दोनों पता होनी चाहिए। तो बेहतर यह है कि यूज फर्स्ट, पहले आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन से इनिशियल वेलोसिटी इसकी मालूम कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मालूम। और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ भी है कि इनिशियल वेलोसिटी आप फाइंड आउट करें। तो यूज फर्स्ट इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें। बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए एंड टी। अभी बताइए इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपने, फाइनल आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, और आपने मालूम क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी का। तो आप यहां पे देखिए फाइन, अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल मालूम करनी है मैंने, प्लस ए टी का मतलब क्या है, ये जी टी है असल में, ये ए नहीं है बल्कि ये क्या है, जी एक्सेशन। तो इसकी वैल्यू होगी -10 और मल्टीप्लाई बाय टाइम जो होगा वो कितना रखा जाएगा, 3 सेकेंड रखा जाएगा। तो ये आ जाएगा वी आई -30, और -30 उठ के जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो वी आई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से लॉन्च किया गया तो उस वक्त उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऊपर जाते जाते 30 से 28, 20, 10 और कम होते होते जीरो हो गई। जब नीचे आएगा तो इसी रेट पे इंक्रीज होगी। 3 सेकंड में जब ये हिट कर रहा होगा तो दोबारा से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब आपने इसकी क्या चीज निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो आप चाहे यूज करें सेकंड इक्वेशन चाहे थर्ड, तो मैं कौन सी यूज कर लेता हूं, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ज्यादा आसान होती है। 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इसमें देखें आपको नोन क्या क्या है, आपको g की वैल्यू नोन है, वी एफ की वैल्यू नोन है, वी आई की, और अननोन जो है जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है, h है। तो बताइए बेटे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या है, -10 मल्टीप्लाई बाय h आपने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू, ऊपर पहुंचे कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो, और नीचे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 30। तो अब आप बताइए h आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आ जाएगा -900 डिवाइडेड बाय 2 10 20, तो ये हो जाएगा -20। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर। तो जो हाइट आएगी आपके पास, जो अननोन हाइट है कि बॉल कितनी हाइट पे जाती है, वो आपके पास कितने मीटर्स हो जाएगी, 45। यानी कि अगर मैं इसे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी से सॉल्व करता, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ए जी टी स्क्वायर।
अगर मैं इससे भी सॉल्व करूंगा तो भी h की वैल्यू क्या आएगी, वही 45 मीटर आ रही है। ठीक है बेटे, तो दोनों सूरतों में आंसर जो होगा वो आपके पास सेम आएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कर लेने के बाद इसको हम करते हैं सेव। ये मैं फाइल जो है ना आपसे शेयर करा लूंगा, और इसका जो सोल्यूशन है ये व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड हो जाएगा, बल्कि हम जो देख रहे हैं उसके साथ ही साथ हम इसको करते चले जाएंगे। एक मिनट बेटा, ये सेव हो जाए जरा, ये सेव हो जाए तो फिर हम न्यू चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने तमाम चीज़ें देख ली। हमने काइनेमेटिक्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया। हमने इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्या देखा कि काइनेमेटिक फिजिक्स की ब्रांच थी जिसमें ऑब्जेक्ट की जस्ट मोशन को स्टडी किया जाता था, डिस्कस करते थे ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा। फिर हमने देखा था स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल स्पीड क्या है, या वेलोसिटी कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे आती है। इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो हमने देखा था कि स्पीड और डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे थे, और और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस भी हमने देखा था कि क्या होता है। अब इसके अंदर जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। और फिर हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। फिर हमने ये भी देखा कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो ग्राफिकली कैसे सॉल्व होती हैं और डायरेक्टली कैसे सॉल्व की जाती है। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये हम कर चुके हैं। आपकी यूट्यूब का जो चैनल है उसके ऊपर इनकी वीडियोस भी पड़ी हैं। किसी का कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो तो वो उस वीडियो के अंदर से कंसल्ट कर सकता है। तो हमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डायनामिक्स। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डायनामिक्स। अच्छा, डायनामिक्स से स्टार्ट करने से पहले, डायनामिक्स बेसिकली ये कंटिन्यूटी है काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स की कंटिन्यूटी आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास क्या चीज आती है, डायनामिक्स आता है। अब जरा देखो कैसे। काइनेमेटिक्स में आप ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते थे काइनेमेटिक्स में, लेकिन मोशन के अंदर सिर्फ दो चीजें नहीं पढ़ते थे। ना तो आप ऑब्जेक्ट के मास के मुतालिक कोई बात करते थे कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, और ना ही आप इसकी फोर्स को पढ़ा करते थे कि फोर्स कितनी है। ये दोनों चीजें आप काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते। बताइए, जब मैं इनको स्टडी नहीं करता तो फिर स्टडी करता किसको हूं? हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस को, हम स्टडी करते हैं स्पीड को या वेलोसिटी को, हम स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन को, हम स्टडी करते हैं टाइम को। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि स्टडी किए जाते हैं किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की अगर इन चार चीजों को स्टडी करना है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी हो रही है और काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की काइनेमेटिक्स विद रेफरेंस टू फोर्स एंड मास पढ़ने लगूं, यानी कि अब मैं ऑब्जेक्ट की मोशन को भी स्टडी करूंगा डायनामिक्स में, और उसके साथ में फोर्स और मास को भी क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। तो अब जो आपके पास स्टडी कहलाएगी उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स कहेंगे। यानी कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फोर्स एंड मास ऑफ दैट बॉडी, दैट इज कॉल्ड इट्स डायनामिक्स। वो क्या कहलाती है, उसकी डायनामिक्स। समझ गए? अब डायनामिक्स को पढ़ने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपके पास जो हम आज के कोर्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज फोर्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या चीज डिस्कस करेंगे, फोर्स पढ़ेंगे कि फोर्स क्या हो। देखिए भाई, फोर्स इज नथिंग बट सिंपली एन एजेंट। एजेंट किसे कहते हैं, जो कोई काम करता हो, उसमें कोई एक खास काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं कि भाई ये एक एजेंट है। आप कहते हैं ना कि भाई इंडियन एजेंट पकड़ दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक सर्टेन टास्क दिया गया था जो वो परफॉर्म करते हुए पकड़ा गया है। तो फोर्स जो होती है वो भी एक एजेंट होता है, उसका भी जैसे हमारे यहाँ कोई अगर एजेंट है तो उसको एक टास्क सौंप दिया जाएगा,
और उसने उस टास्क को हर सूरत हर हाल में क्या करना है, परफॉर्म कराना है, और कुछ नहीं देखेगा, बस उसने एक ही काम परफॉर्म कराना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही फोर्स भी एक एजेंट है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई होती है बॉक्स के ऊपर, तो इस बॉक्स के अंदर ये एक्सेलरेशन को जनरेट कर देती है। किस चीज को जनरेट करेगी? एक्सेल। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा आगे चला गया एक्सेलरेशन को जनरेट, लेकिन इस एक्सेलरेशन के बजाय अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि क्या कोशिश करेगा, जो कि ट्राई करेगा टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। अब आप ये जानते हैं कि बॉडी की स्टेट तो दो ही होती हैं, स्टेट या तो हुई रेस्ट और या फिर हुई स्टेट मोशन। यानी कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो इस रेस्ट की स्टेट को चेंज करेगा, किसमें? मोशन। फोर्स जो है वो एक ऐसा एजेंट है जो रेस्ट की स्टेट को चेंज करेगा, कि वो उसकी कोशिश ये होगी कि वो रेस्ट स्टेट चेंज हो जाए कौन सी स्टेट में? मोशन में। और अगर ऑब्जेक्ट पहले से कौन सी स्टेट में? मोशन में, और ये आपकी तरफ आ रहा है एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, तो ये फोर्स जो होगी वो इसकी मोशन की स्टेट को चेंज करेगी, कौन सी स्टेट में? रेस्ट में चेंज करने में। यानी कि फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, और if object is in motion, तो force applied on that body change its state from motion to rest। यानी कि या तो वो रेस्ट से मोशन में लाएगा या मोशन से रेस्ट में ले जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में, उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि कौन सी स्टेट में? रेस्ट में। नाउ व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट बॉडी, जब मैं इसके ऊपर क्या चीज अप्लाई करूंगा? फोर्स, इस ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स जो होगी ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, इसको कौन सी स्टेट में ले आएगी? मोशन में ले आएगी, और इसकी स्पीड को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। यानी कि वेलोसिटी जो पहले 0 थी, अब वो वेलोसिटी 0 से बढ़ के क्या हो गई? 1। फिर फोर्स लगती रही तो वेलोसिटी बढ़ के अब क्या हो गई? 2, फिर 3। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को रेस्ट से मोशन में ला रही है, और इसकी वेलोसिटी को भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो फोर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। फोर्स क्या करती है? इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी की स्पीड को कांस्टेंट नहीं रहने देती, बल्कि उसको क्या करती है? इंक्रीज करती है। कौन? फोर्स। अब आप देखिए ये हम कहां से कहां रहे हैं? फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी और आगे बढ़ के उसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर मूविंग, फोर्स इज मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने इस बॉक्स के ऊपर क्या चीज अप्लाई की? जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में क्या चीज अप्लाई कर दी? फोर्स। अभी बताइए, पहले से उसकी वेलोसिटी 5 है। When we apply the force, this force increases the current speed of that body। जब तुम इसकी सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, इसमें सेम डायरेक्शन, तो इसकी स्पीड 5 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 6 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 7। जब तक फोर्स अप्लाई करते रहेंगे स्पीड क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर भी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले क्या थी? पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, अब क्या हो गई? 8। तो आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं? फ्रॉम 5 टू 8 जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है वो यहां पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इसका जो मैं सेंस लूंगा, 5 से 8 में चले गए,
तो मैं इसका सेंस ये लूंगा कि वी आर मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यानी कि मैं टूवर्ड्स मोशन मूव कर रहा हूं। मैंने इस 5 मीटर पर सेकेंड को कंसीडर कर लिया कि इट इज सेट टू बी अ रेस्ट, और वी आर मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो यहां पर भी बताइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी एंड व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट, तो इसकी स्पीड 5 से बढ़ के 8 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मोशन जो थी वो फर्दर इंक्रीज हो गई। तो हमने मोशन से मजीद मोशन में चले गए, तो यहां पर भी मोशन की स्टेट फर्दर मोशन में आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्दर इंक्रीज कर गई। तो फोर्स इज ऑलवेज चेंज द करंट स्टेट, अगर वो मोशन में है तो वो मजीद मोशन में आ जाएगा इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं कि ऑब्जेक्ट ये था एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड, अभी इसकी स्टेट क्या है, मोशन है। अब ये बताइए कि अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई की है ऑपोजिट टू इट्स मोशन, मैंने जो फोर्स अप्लाई की वो क्या है, वो फोर्स जो है वो ऑपोजिट है। अगर मैं फोर्स ऑपोजिट अप्लाई करूंगा तो अंडरस्टूड है कि 5 से इसकी स्पीड रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, 4 से रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, 3। स्पीड कम हो रही है। तो बताइए अब इसका मोशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मोशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि पहले के मुकाबले में मोशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो बताइए स्टेट फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो या तो मोशन को बढ़ा देगा या मोशन को कम कर देगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, अगर वो मोशन में है तो उसको लाने की कोशिश कर रहा होगा कहां पर, रेस्ट में। तो फोर्स जो है वो बेसिकली इसके थ्रू हम क्या कहेंगे कि फोर्स इज एन एजेंट। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि क्या काम करता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। अगर रेस्ट में है तो उसको किस में ले आएगा, मोशन में ले आएगा। अगर वो मोशन में है तो उसको किस में ले आएगा, रेस्ट में ले आएगा। अगर वो मोशन में है तो उसकी मोशन को इंक्रीज कर देगा, और अगर वो मोशन में है तो उसकी मोशन को क्या कर देगी, डिक्रीज। यानी कि हर सूरत में चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। तो आप सबसे पहली चीज अपने जहन में रखेंगे कि इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी then that force change the state of that body। वो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को हमेशा क्या करेगी, चेंज करेगी। तो बताइए कि इसको मैं करता हूं क्लोज, इसको भी करता हूं क्लोज, इसको मैं करता हूं न्यू। अब जरा समझिएगा बेटा, समझिएगा। हमने फोर्स के लिए क्या कहा, एजेंट। फोर्स क्या हुई, फोर्स के लिए हमने क्या कहा, इट इज एन एजेंट। which change or tends to, टेंट्स का मतलब कोशिश करे, चेंज का मतलब चेंज कर दे, और टेंट्स टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो चेंज कर दे और टेंड करे क्या चीज, चेंज करने के लिए किस चीज को, स्टेट ऑफ बॉडी को। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, स्टेट ऑफ बॉडी को क्या किया जा रहा हो, चेंज किया जा रहा हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ बॉडी को क्या कर रहे हो हम, चेंज कर रहे हो। अब आप देखिए कि सपोज आपके सामने एक दीवार है, एक वॉल है, बहुत सख्त दीवार है, हार्ड है, इसका मैस बहुत ज्यादा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अगेन अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। आप यहां खड़े होके इसके ऊपर क्या चीज अप्लाई करते हैं, फोर्स अपने हाथों से। अब जब आप दीवार को धकेलेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो मुझे बताओ ये जो फोर्स इस दीवार पे अप्लाई कर रहे होगे, क्या आपकी फोर्स इस वॉल को मूव करा सकेगी, कतई नहीं, कभी भी नहीं मूव करा सकेगी। तो इसका मतलब क्या है कि क्या आपने दीवार पे फोर्स अप्लाई नहीं की, आपने फोर्स अप्लाई करी।
आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट द फोर्स इज नॉट हैविंग सच स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये इस ऑब्जेक्ट को क्या करा सके, मूव करा सके। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे अगर मैं एक बुलडोजर ले आऊं या कोई कैटरपिलर मशीन जो होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन मशीन होती हैं, उसको लाके अगर वॉल से हिट कराऊं तो आप देखेंगे कि ये दीवार जो है ये फौरी तौर पे क्या कर जाएगी, गिर जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो जो फोर्स होती है वो कोशिश करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की, कभी वो मूव करा पाती है और कभी वो मूव नहीं भी करा पाती। तो दोनों काम होते हैं, फोर्स be able to change the state और tends to change the state of the body। यहां तक ध्यान में रखिए। अब देखिए अगला टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो आपको खुद ही समझ में आएगा। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आपको यह समझ में आएगा कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, इसका मास m है, ये यहां पे कौन सी स्टेट में है, रेस्ट में है। बताओ इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स की। तो क्या यह मुमकिन है कि यह ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, खुद से, बाय इटसेल्फ, क्या यह खुद ही से ऑटोमेटिकली, क्या ऑब्जेक्ट खुद से आगे मूव कर सकता है, नहीं। क्या ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, नहीं। क्या ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज कर सकेगा खुद से? कैसा हो सकता है कि कहीं पर एक डब्बा आपने रख दिया और वो खुद ही अपने तई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे? कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए व्हाट द थिंग विच इज नीडेड हियर, दैट इज द फोर्स। यानी कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की प्रेजेंस के बगैर क्या ऑब्जेक्ट अपने तई खुद से अपनी स्टेट को चेंज कर पाएगा? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ मूव कर सकता है? नहीं। बट व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन इट, नाउ दिस थिंग कैन बी हैपन। तो बताइए फोर्स एक ऐसा एजेंट था जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कराता था या उसको मूव कराता था? अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ऑब्जेक्ट अपने तई खुद से कभी मूव नहीं हो सकता और ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, और फोर्स के बगैर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकेगा। बात समझ में आती है कि एक ऑब्जेक्ट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन नॉट मूव। यानी कि मैं क्या कह सकूंगा, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट change its state without application of force। यानी कि फोर्स अप्लाई किए बगैर, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाई किए बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। समझ रहे हैं? यानी कि या तो मैं ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है आप ये लिख सकते हैं, और या फिर आप एक कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट विद हेल्प ऑफ फोर्स, विद हेल्प ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को क्या कर पाएगा, चेंज कर पाएगा। ये जो दो बातें हमने कही है ना, ये देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमारे दीन में कलमा है। जो कलमा है वो क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये जो कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद, आप कहते हैं, आप क्या गवाही दे रहे होते हैं कि कोई माबूद, कोई कोई खुदा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि नहीं कोई माबूद, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि मैंने निगेट कर दिया है कि जिन जिन माबूदों को तुम, जिन जिन खुदाओं को तुम मान रहे हो, उनमें से मैं किसी को नहीं मान रहा, सिवाय, ये हो कब सकता है, सिवाय एक के, यानी कि मैंने सिर्फ एक अल्लाह को रखा है और बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, निगेट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही मैं चेंज ऑफ स्टेट्स के रिलेटिवली कह रहा हूं कि मैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को कभी भी चेंज कर ही नहीं सकता। तो तुम मुझे चैलेंज करोगे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, आप तो कर सकते हैं चेंज। तो मैं तुम्हें फौरन कहूंगा कि आप चेंज कर सकेंगे जब तक आप क्या ना अप्लाई कर दें, फोर्स। यानी कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ फोर्स यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। और क्या कहूंगा, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट, और ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। बताइए कि अगर एप्लीकेशन के बगैर चेंज ऑफ स्टेट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट खुद ही से चेंज कर रहा है, और ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आपने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये जितनी भी चीजें बताई हैं ना मैंने, ये बेसिकली तमाम चीजें जो हैं ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन को प्रूव कर रही होती है। इनमें से कोई भी बात अगर आप लिखें तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बन जाएगा। बस बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ का जो पहला पार्ट था, आप लोगों ने अगर रट्टा मारा हो तो आप लोग ये कहते थे, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। अगर एक चीज रुकी हुई है, एक डब्बा है वो रेस्ट में, रिमेन्स इन रेस्ट, रिमेन्स इन रेस्ट, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, वो रुका हुआ रहेगा। रिमेन्स किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। until and unless a force is applied on it, वो उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक मैं उसके ऊपर क्या ना करूं, फोर्स ना अप्लाई कर दूं। अब ये मुझे बताओ, मतलब तो वही हो गया कि फोर्स ओनली चेंजेस द स्टेट। रेस्ट में रह रहा है तो रेस्ट में ही रहेगा। बताओ रेस्ट से मोशन में कब आएगा, जब मैं क्या चीज अप्लाई करूंगा, फोर्स। तो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रह रहा है, वो हिल नहीं रहा, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, तो इसका मतलब क्या है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह को छोड़ देता है, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट, तो इसका मतलब क्या फोर्स अप्लाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक कमरे के अंदर दूर बैठ के एक बॉक्स को देख रहे हैं, एक डब्बे को देख रहे हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ है। अगर वो रुका हुआ है तो आप फौरी तौर पे कहेंगे कि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन वही रुका हुआ डब्बा अगर अचानक जमीन पे चलने लगे तो आप देख के घबरा जाएंगे ना कि यार ये तो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई, क्या डब्बा खुद से चल रहा है। लेकिन आप उस वक्त भी अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप उस वक्त देख के कहेंगे कि मुझे फोर्स अप्लाई होती हुई नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो जरूर रही है। कैसे अप्लाई हो रही है, कौन अप्लाई कर रहा है, ये मुझे नहीं। अब मसलन एक टॉय कार है, एक ऐसी गाड़ी है जिस जो कि टॉय है, खिलौने वाली गाड़ी है। अभी बताइए, आपने उस गाड़ी को दूर रख के छोड़ के आप हट गए, अगर वो अचानक गाड़ी चलने लगे तो पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी के अंदर पूरा एक मैकेनिज्म होगा और उसमें एक सेल भी लगा होगा जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और गाड़ी को चला रहा है। गाड़ी खुद से आगे नहीं बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? गाड़ी जो है वो खुद से कभी भी आगे नहीं बढ़ रही होगी। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, अगर वो डब्बा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप आगे जाके जब डब्बे को उठा के देखेंगे तो हो सकता है उसके अंदर कोई बिल्ली हो, जो बिल्ली उस डब्बे को आगे की तरफ चला रही है। बात समझ में आ रही है? देखिए, इसको एक तरीके से और समझिए कि बाज दफा मुझे फोर्सेस दिखाई देती है, बाज दफा नहीं। एक पेन जो है, जो आपके पास पेन होगा जिससे आप लिख रहे हैं, उस पेन को आप जरा अपने हाथ में पकड़िए और उस हाथ में पकड़ के, उस पेन को हाथ में पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। अब ये बताइए कि पेन कौन सी स्टेट में है, अभी रेस्ट में। जैसे ही आप पेन को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, अभी पेन आपने अपने हाथ में उठाया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो क्या आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं? नहीं, आपने तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। जब आप इस डब्बे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो डब्बे को कौन सी स्टेट में रहना चाहिए? रेस्ट में। लेकिन जैसे ही आप इस डब्बे को ड्रॉप करते हैं अर्थ पे, तो डब्बा अचानक कहां मूव करने लग जाता है? नीचे की तरफ मूव करता है। अब ये बताइए कि क्या यहां पे फोर्स अप्लाई होती हुई नजर आ रही है मुझे? फोर्स नहीं।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि चूंकि डब्बा मूव कर रहा है, इसने अपनी स्टेट को रेस्ट से कौन सी स्टेट में ले आया है, मोशन में ले आया है, लिहाजा अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन अप्लाई हो रही है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स को मैंने किस चीज का नाम दिया, मैंने उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटी का नाम दिया। बात समझ में आ रही है कि मुझे देखिए, क्या अर्थ से कोई हाथ निकल के आके ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा होता है? नहीं। बताइए, अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने पे ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट खुद तो चेंज नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई फोर्स लग रही है। तो जब आपने बहुत गौर किया बैठकर, तो आपको यह पता लगा कि वो फोर्स जो है वो अर्थ की फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अप्लाई होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी स्टेट को चेंज किया ना। अब देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक बंदा है, वो आपके सामने खड़ा है, एक दूसरे शख्स ने आके उस बंदे को आपके सामने खूब कूटा, मारा, उसको खूब मारा, और मारने के बाद उस बंदे के का हुलिया ये हो गया कि उसका चेहरा जो था वो सूज गया, उसकी आंख जो थी वो सूज गई, उसके सर से खून निकलने लगा। आप उस बंदे के हुलिये को देख के ये बता सकते हैं कि किसी शख्स ने इसे पीटा है, बता सकते हैं ना। लेकिन अगर एक बंदा आपके सामने पहले मौजूद नहीं था और अचानक आपके सामने ले आया जाए और उसका सर फटा हुआ हो और आंख सूजी हुई हो, तो आप देख के अंडरस्टूड, ये कंफर्मली ये बात कह सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं पीटा गया होगा। मेरे सामने नहीं पीटा गया है, मुझे नजर नहीं आया है, लेकिन क्या है कि ये पिटा जरूर होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट अगर अचानक अपनी स्टेट चेंज करे, चाहे फोर्स अप्लाई होती हुई नजर ना भी आ रही हो, तब भी आप आंख बंद करके कहेंगे कि विदाउट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं कर सकता। तो whenever we drop an object, the gravitational force is applied on it. So without application of force, the object will not be able to move by itself. तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ का हाफ पार्ट अभी बाकी है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का पहला हिस्सा इसको हमने देखा था। ये डिटेल में मैं करवा इस वजह से रहा हूं कि क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गया तो आप डायनामिक्स बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उसके बाद आगे चल के डायनामिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब के सब न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर। जिसको फर्स्ट समझ में आ गया उसको थर्ड भी समझ में आ गया, उसको सेकंड भी समझ में आ गया, उसको मोमेंटम भी क्लियर हो गया, उसको टेंशन भी क्लियर, तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी इफ यू नो व्हाट इज फोर्स एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद द बॉडी। कि फोर्स जो है वो बॉडी की मोशन या मूवमेंट से लिंक कर रही है कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स स्टेट। if object is changing its state, तो it shows कि force is applied on it। ये दो पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, वरना फिर लीव करते जाइए क्लास। कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कीजिए, वरना क्लास लीव कर जाइए। हाँ।